Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Tribal Health Mission and this topic is important from our syllabus GS paper 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले देखते हैं कि आज ये ट्राइबल हेल्थ पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं. तो देखिए कल का दिन यानी कि 9th अगस्त was celebrated worldwide as इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, जिसको दूसरे भाषा में कहें तो वर्ल्ड ट्राइबल डे की तरह सेलिब्रेट किया गया. तो हर साल 9 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल या वर्ल्ड ट्राइबल डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जिसका मेन गोल होता है कि जो इंडिजिनस पीपल हैं या ट्राइबल्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया जाए. उनका कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि द ट्रेडिशनल नॉलेज दैट दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मतलब बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जैसे टर्मरिक का इम्पोर्टेंस या ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्राइबल से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से पास करते गए. एंड दिस इज़ हाउ नाउ वी नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज नेचुरल प्रोडक्ट्स. तो एक पर्पस तो ये है वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाने के पीछे कि ट्राइबल जिन्होंने जो ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करके रखा है अभी तक, उसको हम लोग उसके उस ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के अवेयरनेस जनरेट करें. और उसके अलावा वर्ल्ड ट्राइबल डे इसलिए भी मनाया जाता है ताकि हम लोग उनके राइट्स, जो ट्राइबल के राइट्स हैं, उनको प्रिजर्व कर सकें और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें. सो ये इन सब कारणों से वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को मनाया जाता है. जो 2022 का यानी कि इस साल का वर्ल्ड ट्राइबल डे है, इसका थीम है द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. आखिर 9 अगस्त को ही क्यों वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाते हैं, उसके पीछे भी एक कारण है. 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन पास करके कहा था कि 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त को ही पहली बार यूनाइटेड नेशन के अंदर बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन, इसकी पहली बार मीटिंग हुई थी. तो यूनाइटेड नेशन के अंदर ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए एक ऑफिस डेवलप किया गया है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशंस. और इस यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन की पहली मीटिंग हुई थी 9 अगस्त. एंड दैट इज़ वाई 9 अगस्त को फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास करके वर्ल्ड ट्राइबल डे की तरह सेलिब्रेट करने का फैसला लिया. अब ज़रा देखते हैं. देखिए ये जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एक आधा चीज़ें बस आपको याद रखनी है, दैट इज़ कि 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है. आपको इंडिया के अंदर ट्राइबल्स के क्या कंडीशंस हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ध्यान में रखना है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. तो यहाँ से ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है वो उसको एक एक करके ध्यान से देखिएगा, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन हु आर ट्राइबल्स. ये मतलब ट्राइबल्स का डेफिनीशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है. वो बात अलग है कि कॉन्स्टिट्यूशन यूजेज द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब एंड it also prescribes कि different positive discrimination or the welfare activities that could be taken up for the tribals. तो सरल भाषा में कहें तो ट्राइबल्स का डेफिनीशन नहीं देता है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन कौन से लोग कहे जाएंगे, कौन कौन सी जनजाति कही जाएगी, दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 342(1). शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिफाइन करने का काम किया भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी जिसका नाम है लोकूर कमेटी. लोकूर कमेटी का ये डेफिनीशन याद रखिएगा. ट्राइब्स पे कभी भी सवाल आ जाए मेंस में शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे, तो सबसे पहले आप डिफाइन करना कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं कौन या उनके क्या फीचर्स हैं. तो यू शुड राइट लाइक दिस कि अकॉर्डिंग टू लोकूर कमेटी ऑफ 1965 द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स. तो उनके जो एक्टिविटीज़ होंगे वो काफ़ी प्रिमिटिव होते हैं, आउटडेटेड या ओल्ड होते हैं. डिस्टिंक्टिव कल्चर, तो उनका कल्चर जो होगा बाकी के जो रीजनल कम्युनिटीज़ हैं उनसे काफ़ी अलग होगा. साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ कम्युनिटी एट लार्ज, वो जल्दी
लार्जर कम्युनिटी से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। जोग्राफिकल आइसोलेशन, तो नॉर्मली वो ऐसे पेड़ पहाड़ों पे नदियों में थोड़ा सा आइसोलेटेड तरीके से रहना पसंद करते हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, दीज आर द 5 फीचर्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय लोक्यूर कमिटी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन आवर कंट्री। ये 5 पॉइंट्स याद रखना, ऐसे ही इंट्रोड्यूस करना किसी भी आंसर को इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा देखिए। ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दैट इज समवेयर क्लोज टू 11 करोड़। अगर इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट सेंस में बात की जाए तो पूरे दुनिया भर में इंडिया दूसरे नंबर पे है एज फार एज ओवरऑल ट्राइबल पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड। पहले नंबर पे चाइना है। चाइना इज़ द कंट्री विथ बिगेस्ट इंडिजिनस पॉपुलेशन इन एब्सोल्यूट टर्म्स। अब ये जो आर्टिकल है इसमें स्पेसिफिकली फोकस किया गया है ऑन द हेल्थ रिलेटेड डेटा ऑफ ट्राइबल्स। हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो ट्राइबल्स को ठीक तरीके से नहीं मिल पाती हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से डेटा दिए गए हैं जिसको आप याद कर सकते हैं अगर ट्राइबल के बैकवर्डनेस पे, खासकर हेल्थ बैकवर्डनेस पे सवाल आ जाए तो। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट, लैंसेट एक इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल है, तो लैंसेट के एक रिपोर्ट के हिसाब से, उस रिपोर्ट का नाम है इंडिजीनस एंड ट्राइबल पीपल्स हेल्थ 2016। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर ट्राइबल पीपल, नेक्स्ट ओनली टू पाकिस्तान। उसके अलावा चाइल्ड मॉल न्यूट्रिशन अगर देखा जाए ट्राइबल्स के अंदर इंडिया में, तो बाकी पॉपुलेशन के तुलना में चाइल्ड मॉल न्यूट्रिशन का केस ट्राइबल्स में 50% तक ज़्यादा है। यानी कि इन जनरल हमारे देश के अंदर चाइल्ड मॉल न्यूट्रिशन 28% है, यानी कि 28% बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, लेकिन ट्राइबल्स के अंदर 42% बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। दैट मीन्स ट्राइबल्स के अंदर चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का केस 50% ज़्यादा है। मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस का केसेस जो है वो ट्राइबल्स के अंदर 3 से लेकर के 11 गुना तक ज़्यादा है। जो थोड़े से डेवलप्ड ट्राइबल्स हैं उनके अंदर भी मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस के केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जनरल पॉपुलेशन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। जबकि जो काफ़ी बैकवर्ड ट्राइबल्स हैं वहाँ पे मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस के केसेस 11 टाइम्स तक ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल यू सी पीपल विथ ट्यूबरकुलोसिस, फॉर नॉन ट्राइबल्स इट इज़ 256 आउट ऑफ 10,000, बट फॉर ट्राइबल इट इज़ 703 आउट ऑफ 10,000 एंड ओनली 11% ऑफ द ट्राइबल पीपल आर ट्रीटेड फॉर टीबी। तो टीबी का इलाज भी नहीं हो पाता। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मलेरिया की बात की जाए तो ट्राइबल्स का हमारे देश में ओवरऑल पॉपुलेशन है 8.6%, लेकिन हमारे देश में जितने भी मलेरिया के केसेस होते हैं उसमें से 30% केसेस बिलोंग्स टू द ट्राइबल। तो पॉपुलेशन है सिर्फ 8.6, लेकिन 30% केसेस ऑफ द मलेरिया कॉन्स्टिट्यूट्स टू ट्राइबल एंड 50% ऑफ ऑल मलेरिया रिलेटेड डेथ हैपन्स टू द ट्राइबल पीपल। नेचुरली ये लोग जंगलों में रहते हैं, ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे मलेरिया के टीबी के केसेस ज़्यादा होंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ 27% to 40% डेफिसिट इन द प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, बेसिक हेल्थ क्लिनिक्स भी नहीं हैं, एंड 33% to 84% डेफिसिट इन मेडिकल डॉक्टर्स इन द ट्राइबल एरियाज। देखिए सारे के सारे डेटा तो आप आज याद कर सकते नहीं हैं, लेकिन जब मेंस का टाइम आ रहा होगा तो ट्राइबल्स के लिए अलग से जब आप डेटा रट लेना, तो कुछ डेटा आप ट्राइबल्स पे रखना। ट्राइबल्स पे कहीं ना कहीं सवाल आना तय है, इंडियन सोसाइटी पे आ जाएगा, गवर्नेंस में आ जाएगा, एथिक्स में आ सकता है, तो कहीं ना कहीं से आप ये एथिक्स के आपके स्टडी में आ सकता है। तो ये सब कुछ डेटा आप निकाल करके रख लेना मेंस के टाइम में, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी सॉल्यूशन क्या हो सकता है ट्राइबल बैकवर्डनेस, खासकर हेल्थ बैकवर्डनेस को एड्रेस करने के लिए? तो इस आर्टिकल में यही सजेस्ट किया गया है कि जैसे हमारे देश में नेशनल हेल्थ मिशन चलाया गया है in order to improve overall health conditions for general population, considering the fact कि ट्राइबल्स का हेल्थ स्टेटस काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है एज़ कम्पेयर टू जनरल हेल्थ, तो ट्राइबल्स के लिए अलग से हमें चलाना चाहिए नेशनल ट्राइबल हेल्थ एक्शन प्लान या नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन, जिसमें नेक्स्ट 10 ईयर्स में ट्राइबल हेल्थ पॉपुलेशन, ट्राइबल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो जनरल हेल्थ केयर का स्टेटस है और ट्राइबल का जो हेल्थ केयर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस काफ़ी हद तक कम कर दिया जाए। ये होना चाहिए। तो मतलब जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसका एक टारगेटेड तरीके से सब कंपोनेंट चलाया जाए, नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन। ये भी कोशिश की जाए कि इन जनरल जो पर कैपिटा हम खर्च करते हैं हेल्थ सेक्टर में फॉर जनरल पॉपुलेशन,
उतना ही एक्सपेंडिचर पर कैपिटा हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए भी कर पाएँ, और कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के, मलेरिया के केसेस ज़्यादा हैं, माल न्यूट्रिशन के केसेस ज़्यादा हैं। तो रादर देन एक्टिंग इन अ वेवर्ड मैनर 10 ऐसे प्रायोरिटी एरियाज़ को टारगेट किया जाए और उन एरियाज़ को हेल्थ सेक्टर में पहले इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए फॉर द ट्राइबल्स। कंक्लूजन में आप कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द ट्राइबल हेल्थ केयर सिस्टम इज़ सिक एंड द ट्राइबल पीपल नीड मोर सब्सटेंसिव सॉल्यूशंस। सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर से काम नहीं चलेगा, ऐसे ट्राइबल पंचशील और पैसा फॉर्मल चीज़ें बनाने से काम नहीं चलेगी। कल हमने बात की थी ना ट्राइबल पंचशील पे, पैसा पे, तो सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू मेक सम सब्सटेंसिव प्रोमिसेस, कुछ ऐसे प्रोमिसेस कर रहे होंगे जिससे रियल सेंस में उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। अगर हम ट्राइबल हेल्थ मिशन को ठीक तरीके से एक्चुअलाइज कर पाते हैं, अब ये ध्यान रखिए ट्राइबल हेल्थ मिशन जो है रियलिटी में अभी तक आया नहीं है, ये कोई भारत सरकार की स्कीम नहीं है। आपको बस लिखना है कि अगर ट्राइबल हेल्थ मिशन जैसा कोई भी सिस्टम हम ला पाते हैं तो दैट वुड बी लाइक पीसफुल हेल्थ रिवॉल्यूशन फॉर अबाउट 11 करोड़ ट्राइबल पीपल इन आवर कंट्री, जिनका इन जनरल हेल्थ स्टेटस काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्टेड है और बैकवर्ड है। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरीके का आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि वाइल हेल्थ आउटकम्स आर ग्रेटली इम्प्रूव्ड, ट्राइबल कम्युनिटीज स्टिल लैग बिहाइंड, डिस्कस या एग्जामिन। The next article is about Great Barrier Reef of Australia is slowly recovering and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। सबसे पहले समझते हैं ग्रेट बैरियर रीफ है क्या। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में यहाँ पे मैसिव बैरियर कोरल रीफ्स हैं। इसको बैरियर रीफ्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कोरल स्ट्रक्चर्स के कारण एक तरीके का बैरियर बना हुआ है। आप देखिए बाउंड्री जैसा बना हुआ है, इसीलिए इनको हम लोग बैरियर रीफ्स कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देयर इज़ ए ग्रेट स्ट्रक्चर ऑफ कोरल रीफ जिसको हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इट इज़ ऑन द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। इसको डिक्लेयर किया गया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981 बाय यूनेस्को। यहाँ पे देखिए किसी भी कोरल रीफ में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वहाँ पे। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ अबाउट 4000 स्पीसीज ऑफ फिशेज, 800 स्पीसीज ऑफ हार्ड कोरल्स। ग्रेट बैरियर रीफ विच कवर्स ओनली 10% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ इकोसिस्टम। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ अकेला ग्रेट रीफ नहीं है, बैरियर रीफ नहीं है। पूरे दुनिया भर के कोरल इकोसिस्टम का ग्रेट बैरियर रीफ बस 10% ही है। लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ जो है इट इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरल ब्लीचिंग। तो दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, वहाँ पे कोरल ब्लीचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा था। तो समझते हैं कि आखिर कोरल ब्लीचिंग होता क्या है। एंड बिफोर वी टेक कोरल ब्लीचिंग लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि देखिए ये होते हैं रीफ्स, कोरल रीफ्स, बट कोरल रीफ्स लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अ काइंड ऑफ सिंगल सेल्ड एल्गी जिसको हम लोग कहते हैं जूज़ैंथली। ये सब आपको बेसिक एनवायरनमेंट क्लासेस में ज़रूर पढ़ाया गया होगा। आई होप आपको ये सब बातें पता होंगी। तो कोरल रीफ्स जो हैं दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ लिविंग एंटिटी, सिंगल सेल पॉलिप्स जिनको कोरल पॉलिप्स कहते हैं हम लोग। उनके एक्सोस्केलेटन होता है, ये सब सिखाया गया होगा ना आपको। एक्सोस्केलेटन होता है मतलब उनके बॉडी के आउटर स्ट्रक्चर पे, आउटर सरफेस पे कैल्शियम डिपॉजिटेड होता है जो उनके लिए स्केलेटन का काम करता है। ये सब चीज़ें आई होप आप जानते होंगे, बेसिक एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा। तो कोरल रीफ्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन कोरल्स के साथ साथ एक तरीके का एल्गी रहता है, सिंगल सेल्ड एल्गी जिसको हम लोग कहते हैं जूज़ैंथले। जूज़ैंथले और कोरल्स एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहते हैं। जूज़ैंथले प्रोवाइड्स फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस टू दिस कोरल्स और कोरल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी टू जूज़ैंथले। तो कभी भी तेज़ पानी के बहाव में भी वो इस जूज़ैंथले नाम के एल्गी को बचा करके रखता है दीज कोरल्स बिकॉज ऑफ देयर सॉलिड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से दोनों ही जूज़ैंथले एंड कोरल रीफ्स they live in symbiotic relationship. Symbiotic relationship is a kind of relationship between two organisms who benefit each other as a result of that relationship. तो ये है symbiotic relationship between zooxanthellae and coral reef. अभी हो क्या रहा है because of climate change, global warming, धीरे धीरे ये जो zooxanthellae है
इसकी संख्या कम हो रही है, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो इस कारण से सी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है और इस कारण से जूज एंथलीज आर बीइंग एक्सपेल्ड बाय दीज कोरल्स। जब भी किसी पे भी प्रेशर आता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो आसपास के लोग हैं उनसे डिस्टेंस बनाते हैं। वैसे ही ये कोरल्स व्हेन दे आर अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दे आर एक्सपेलिंग दीज जूज एंथलीज, दे आर सेपरेटिंग अवे फ्रॉम दीज जूज एंथलीज एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दीज कोरल्स अर्लियर विच लुक्ड लाइक सच अ कलरफुल इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ जूज एंथली, अब इस तरह का वाइट कलर का दिखते हैं कोरल्स। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग इन सिंपल वर्ड्स इज a phenomena where the corals expel zooxanthellae away from them and as a result of this earlier colorful ecosystem of coral reefs because of zooxanthellae appears white like this, which is known as coral bleaching. So coral bleaching happens when there is rise in the sea water temperature because of the global warming. Coral bleaching is an indicator that the coral reef ecosystem is under some sort of external stress. That is not a good sign. That is an indicator कि ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है that is under threat. और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था कोरल ब्लीचिंग का। यू कैन सी अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड इन 2019, आउटलुक रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। इट सेड कि जो मैसिव कोरल ब्लीचिंग हो रही है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज इज़ द मेजर फैक्टर ऑफ कोर्स। उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जैसे कि इलीगल फिशिंग या कंस्ट्रक्शन अराउंड द ग्रेट बैरियर रीफ, दीज आर ऑल्सो फैक्टर्स बिहाइंड द कोरल ब्लीचिंग। अब करेंट न्यूज़ क्या है ये देखते हैं। देखिए करेंट न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस एम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और ये रिपोर्ट हर साल वो पब्लिश करते हैं ऑन द हेल्थ ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस जो हर साल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ऑन द हेल्थ ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पिछले 36 सालों से रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं और पहली बार इन लास्ट 36 ईयर्स इन देयर रिपोर्ट दे हैव पब्लिश्ड कि कोरल रीफ्स या ग्रेट बैरियर रीफ्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। अर्लियर यू सी या बिफोर यू सी कितना सारा ब्लीचिंग हो गया था, बट नाउ यू सी अगेन zooxanthellae are returning, the ecosystem is becoming normal. So for the first time in last 36 years, the coral reefs of Great Barrier Reef of Australia has shown some sign of recovery. बट इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि डज दैट मीन कि दीज रीफ्स आर आउट ऑफ वुड्स, मतलब क्या इनके ऊपर का सारा खतरा टल गया है? और उसमें उन्होंने जवाब दिया है कि नो, ऐसा नहीं कि सारा खतरा इनके ऊपर का टल गया है, क्योंकि यूएन असेसमेंट 2021 रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा जब विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड ऑन एन एवरेज दैट वाज इन 1870। तो जैसे ही 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू द एवरेज टेम्परेचर दैट वाज इन 1870, तो कोरल पे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली ग्रेट बैरियर रीफ्स पे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर राइज के कारण ओशन के अंदर चलने लगते हैं मरीन हीट वेव्स एंड दीज मरीन हीट वेव्स हैव डायरेक्ट निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कोरल रीफ्स। तो मुद्दा ये है कि रिसेंट टाइम में रिकवरी किया है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बहुत हद तक रोका गया है इन द ग्रेट बैरियर रीफ रीजन, इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ कुछ हद तक उनका इकोसिस्टम रिकवर हुआ है। लेकिन अगर हमने क्लाइमेट चेंज के पेस को नहीं कम किया तो फ्यूचर में ग्रेट बैरियर रीफ्स या इस तरह के जितने भी कोरल रीफ्स है पूरे दुनिया भर में, उनके ब्लीचिंग से हम उनको बचा नहीं पाएंगे। देखिए कोरल रीफ्स पे यूपीएससी ने 2014 में इस तरह का सवाल पूछा था। अब ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये यूपीएससी 2014 का है। इस सवाल के लिए मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये सवाल मैंने इसी उम्मीद में आपको दी है कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कोरल रीफ्स के ज़रूर पढ़ रखे होंगे, ये भी देखा होगा कि कहाँ कहाँ पे कोरल रीफ्स हैं इंडिया में। तो उस नॉलेज के बेसिस पे प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 10 मोर रामसार साइट्स इन इंडिया एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको मैंने अभी 4-5 दिनों पहले ही मैंने बताया था कि 5 और रामसार साइट्स इंडिया के इंक्लूड हुए हैं, मतलब इंडिया के वेटलैंड्स इंक्लूड हुए हैं रामसार लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स में। तो रामसार साइट्स क्या होते हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है, ये लगभग 4-5 दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था कि इंडिया के 5
वेटलैंड्स रामसार साइट्स में इंक्लूड हुए हैं। तो आज मैं रामसार साइट्स के बारे में सारे डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। मैंने, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब रामसार साइट्स कराया था तब बताया था कि हमारे आज़ादी के 75वें साल हम मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा गोल है कि हमारे देश से कम 75 वेटलैंड्स जो हैं वो रामसार साइट्स में इंक्लूड हो जाएं। इसलिए जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हम रामसार साइट्स में वेटलैंड्स को इंक्लूड करवा रहे हैं। तो पिछले महीने 5 इंक्लूड कराया। अब करंट न्यूज़ ये है कि हमारे देश से 10 और रामसार साइट्स जो हैं वो, हमारे देश से 10 और वेटलैंड्स जो हैं वो रामसार लिस्ट में इंक्लूड हो गए हैं। तो पिछले महीने 5 हुए थे, 10 अब और हो गए, तो टोटल 64 हो गए। अब 11 और इंक्लूड कराना है और इसके साथ ही हमारे आज़ादी के 75वें सालगिरह पे, आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हमारा जो टारगेट है 75 वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया इन रामसार लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेटलैंड्स, वो पूरा हो जाएगा। तो 11 और हमें वेटलैंड्स को इंक्लूड कराना है इन रामसार लिस्ट। और ये जो 10 हमने रामसार लिस्ट में इंक्लूड कराया है वेटलैंड्स, इसके साथ ही हमारे देश का टोटल जो वेटलैंड एरिया है उसका मिनिमम 10% एरिया अब रामसार लिस्ट के अंतर्गत आ चुका है। रामसार वेटलैंड्स नाउ कंप्राइज अबाउट 10% ऑफ टोटल वेटलैंड एरिया इन आवर कंट्री। तो अभी जो 10 नए वेटलैंड्स इंक्लूड किए गए हैं इन रामसार लिस्ट, उनको एक एक करके देखते हैं। तमिलनाडु से ज़्यादातर इंक्लूड किए गए हैं। तो 6 इन तमिलनाडु, कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, वेम्बनारूर वेटलैंड इन तमिलनाडु, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, वेलोर बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, उदयमंतरदनपुरम बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। उसके अलावा एक फ्रॉम कर्नाटका है, दैट इज़ रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी। ये काफ़ी पॉपुलर, इसका नाम याद रखना, जगह याद रखना। सतकोसिया जॉर्ज इन उड़ीसा, नंदा लेक इन गोवा, गल्फ ऑफ मन्नार, ये तो मैंने बता ही दिया, तमिलनाडु से, सिरपुर वेटलैंड फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो ये टोटल 10 वेटलैंड्स हाल फिलहाल में इंक्लूड किए गए हैं एज पार्ट ऑफ रामसार लिस्ट फ्रॉम इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एलाबॉय वॉर मेमोरियल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो एलाबॉय वॉर, वैसे तो असम हिस्ट्री का ये टॉपिक है, चिन्मय सर पढ़ाते हैं। आई डोंट हैव मच एक्सपर्टाइज इन दिस एरिया, बट एलाबॉय वॉर और बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है न्यूज़पेपर्स की मदद से, उसके बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, जो भी आइडिया अंडरस्टैंडिंग है बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में तो मैं जानता ही था, ये तो सब जानते हैं हमारे यहाँ पे, बट एलाबॉय वॉर इज़ रिलेटेड विद दैट। इसको भी ज़रा देखते हैं। देखिए, एकदम हिस्ट्री बैकग्राउंड से देखते हैं। मुगल आर्मी अंडर मीर जुमला इन्वेडेड असम इन 1662. Mughals defeated Ahoms in that battle and they captured Ahom territory including Guwahati. उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ गिलजारी घाट, दैट वाज साइंड इन 1663. As after this, Jayadhwaj Singha died out of despair in 1663 and he was succeeded by his cousin Chakradhwaj Singha. Chakradhwaj Singha ने क्या किया? He appointed Lachit, who was son of Momoy Tamuli Barbaroga, as the commander, जिसको हम लोग बोरफुकान कहते थे। तो इसी के साथ ही लचित बोरफुकान साहब का अपॉइंटमेंट किया गया बाय चक्रध्वज सिंघा एज कमांडर ऑफ मुगल आर्मी। इन 1667 द असमीज आर्मी लेड बाय लचित बोरफुकान कैप्चर्ड गुवाहाटी। तो लचित बोरफुकान को अपॉइंट किया गया एज बोरफुकान, एज कमांडर ऑफ द असमीज आर्मी। तो फिर लचित बोरफुकान साहब के लीडरशिप में 1667 में गुवाहाटी को रिकैप्चर कर लिया गया, जो हम लूज़ कर गए थे इन दिस अटैक ऑफ 1662। तो जब लचित बोरफुकान साहब की आर्मी ने गुवाहाटी को रिकैप्चर कर लिया तो फिर औरंगजेब ने अपॉइंट किया राजा राम सिंह को टू रिकैप्चर गुवाहाटी, और राजा राम सिंह फिर पहुंचा गुवाहाटी को रिकैप्चर करने के लिए। उसने क्या किया, चक्रध्वज सिंघा जो किंग थे, चक्रध्वज सिंघा को चैलेंज किया फॉर ए सिंगल कॉम्बैट। लेकिन चक्रध्वज सिंघा जी ने रादर देन एक्सेप्टिंग दैट चैलेंज ऑफ सिंगल कॉम्बैट, ही ऑर्डर्ड हिज आर्मी फॉर डायरेक्ट अटैक अगेंस्ट द मुगल्स। तो आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं।
मीर जुमला ने गुवाहाटी कैप्चर किया तो डेथ हो गई जयध्वज सिंघा की। चक्रध्वज सिंघा ने उनको रिप्लेस किया। लचित बोरफुकान को अपॉइंट किया गया। लचित बोरफुकान ने गुवाहाटी को रिकैप्चर कर लिया। तो गुवाहाटी को वापस से लेने के लिए मुगल्स के जो एम्पेरर औरंगजेब ने भेजा राजा राम सिंह को। राजा राम सिंह ने चैलेंज किया चक्रध्वज सिंघा को फॉर सिंगल कॉम्बैट, लेकिन रादर देन गोइंग फॉर सिंगल कॉम्बैट चक्रध्वज सिंघा ने डिसाइड किया कि द अहोम आर्मी विल डायरेक्टली अटैक द मुगल आर्मी। और फिर एक बैटल लड़ा गया जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ एलाबॉय। This battle of Allahabad was fought on 5th August 1669. It was fought near Allahabad Beal in vicinity of Dalbari. ये जो बैटल था बैटल ऑफ अलाबॉय, दैट वाज अ काइंड ऑफ डिजास्टर फॉर एस अहोम आर्मी। इसमें 10,000 से भी ज़्यादा अहोम के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए। एंड सून आफ्टर बैटल ऑफ एलाबॉय विच एज अ डिजास्टर फॉर अहोम आर्मी, चक्रध्वज सिंघा ऑल्सो डाइड एंड देन ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर who adopted Hindu name उदय आदित्य सिंघा। तो अहोम आर्मी को अनफॉर्चुनेटली एक मैसिव डिफीट झेलना पड़ा इन द बैटल ऑफ एलाबॉय। और लचित बोरफुकान भी घायल हो गए थे। ही वॉज बेड रिडन, तो घायल हो गए थे और वो काफ़ी टाइम से बीमार भी पड़ गए थे। तो ही वॉज नॉट एबल टू लीड द अहोम आर्मी एंड अहोम आर्मी स्टार्टेड टू रिट्रीट आफ्टर दिस बैटल। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि अहोम आर्मी पूरी तरह से हार गई है और गुवाहाटी को लूज कर जाएगी, फिर लचित बोरफुकान रोज। इन दैट क्रूशियल मोमेंट लचित बोरफुकान डिस्पाइट हिज इलनेस रश्ड इनटू मुगल फ्लीट एंड ही लेड द आर्मी विथ कंप्लीट करेज एंड ही हैड विथ हिम 6 वेसल्स। और उसके बाद शुरू हुआ बैटल ऑफ सरायघाट, जो हिस्ट्री आपको पता है। द अनप्रेसिडेंटेड अटैक by लचित बोरफुकान रिस्टोर्ड द करेज ऑफ रिट्रीटिंग असमीज सोल्जर। तो ये सब एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको पता होगा ना, बेस्ट पासिंग कैडेट फ्रॉम एनसीसी जो होता है वो लचित बोरफुकान साहब के नाम के बाद दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बेस्ट कैसे लीडरशिप दिखाई जाती है ऑन ग्राउंड इन बैटल फील्ड, वो दिखाया यहाँ पे लचित बोरफुकान साहब ने। जहाँ पूरी अहोम आर्मी का जो मोरल डाउन था, वो रिट्रीट कर रहे थे, पीछे हट रहे थे, वहाँ पे वो कमज़ोर बीमार बेड से बाहर आकर के उन्होंने पूरी आर्मी को लीड किया। और जब आर्मी को उन्होंने लीड किया तो आर्मी का मनोबल अपने आप बढ़ गया और आर्मी ने जिस जोश से अटैक किया मुगल्स पे, काउंटर अटैक किया, मुगल्स कुड नॉट फेस द असमीज आर्मी एंड मुगल्स हैड टू गो बैक इन कंप्लीट डिजास्टर एंड इग्नोमिनी। तो बैटल ऑफ एलाबॉय को फिर काउंटर किया बैटल ऑफ सरायघाट से। बैटल ऑफ एलाबॉय में जितना बड़ा सदमा लगा था 1669 में, उससे डबल जो उससे विक्ट्री अटेन की इन बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671। इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? असम हिस्ट्री में सवाल आ जाए तो सीधा सीधा तो लिख ही सकते हैं। एथिक्स में भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एथिक्स में कई दफ़ा सवाल पूछा है द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, कि लीडर का क्या रोल होता है। वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल के तौर पे, और पूछता भी ये सवाल कि एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप ये लचित बोरफुकान का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कैसे बैटल ऑफ सरायघाट से जस्ट पहले मुगल आर्मी के सामने अहोम जो आर्मी है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी, लेकिन बस लीडर के सामने आने से, करेज दिखाने से पूरी आर्मी के अंदर जोश चढ़ गया। तो आर्मी इज एज गुड एज द लीडर इटसेल्फ। इफ लीडर इज करेजियस द एंटायर ट्रूप विल एक्ट इन करेजियस मैनर एंड बैटल ऑफ सरायघाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। उसके अलावा आप ये भी कभी मान लीजिए कि इस तरह का स्टेटमेंट आ चुका है ऑलरेडी एथिक्स में कि वन फेलियर विल नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी, यू शुड ऑलवेज शो करेज एंड ट्राई टू फाइट बैक। उसमें भी आप एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं कि बैटल ऑफ एलाबॉय में इतना मैसिव सेटबैक के बावजूद भी देखिए कैसे बैटल ऑफ सरायघाट एक हिस्टोरिकल विक्ट्री हमने अटेन की। दैट वॉज ओनली बिकॉज we believed कि even after one failure we can make a comeback and this is how battle of सरायघाट में हमने victory register की। तो ethics पेपर में आप लचित बोरफुकान साहब का कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पूछता है कि किस पर्सनालिटी ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, क्या आपने उनसे सीखा है, इस तरह के सवाल आते हैं एथिक्स में। वहाँ पे आप लचित बोरफुकान साहब के बारे में लिख सकते हैं कि कैसे आपको करेज दिखाना चाहिए, डिटर्मिनेशन दिखाना चाहिए, कैसे आपकी लीडरशिप होनी चाहिए, वो सब आप लिख सकते हैं। करेंट कॉन्टेक्स्ट क्यों बात चल रही है, तो ध्यान दीजिए बैटल ऑफ एलाबॉय मैंने क्या बताया, किस दिन लड़ा गया था, 5 अगस्त 1669 को। 5 अगस्त 1669 को बैटल ऑफ एलाबॉय लड़ा गया। तो यानी कि हाल फिलहाल में बीता हुआ जो वक्त था, पिछले सप्ताह ही बैटल ऑफ एलाबॉय की एनिवर्सरी थी। तो उसी एनिवर्सरी पे बोलते हुए, उसी एनिवर्सरी के दौरान एक स्पीच देते हुए हमारे
फॉरेस्ट मिनिस्टर चंद्रमोहन पटवारी साहब ने कहा कि एलाबॉय वॉर के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए आसाम सरकार एक हिस्टोरियंस की पैनल बना रही है, उस पर बातचीत चल रही है। उसके अलावा आपको ये भी जानना चाहिए कि एलाबॉय वॉर में जितने भी हमारे मर्टायर्स थे उनकी याद में एक एलाबॉय वॉर मेमोरियल बनाया गया है इन अमीन गांव इन कामरूप रीजन, इस तरीके का कुछ। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप देखें कि एलाबॉय वॉर के ऊपर और ज़्यादा हिस्टोरिकल रिसर्च हो और उसके और इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे सामने निकल करके आएँ। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। पेसा एक्ट 1996 में जो लाया गया, इसका मेन काम क्या था? टू क्रिएट to provide the self governance for the tribals in the schedule area. तो correct answer will be option A of course. और रसिया इज द हाइएस्ट कवर इन द फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड, ये तो स्टेटमेंट सही है, बट इन इंडिया मध्य प्रदेश हैज हाइएस्ट कवर अमंग्स द इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज, दिस इज रॉन्ग। परसेंटेज वाइज सबसे आगे मिजोरम था, एरिया वाइज सबसे आगे मध्य प्रदेश था। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो यहाँ पे भी आंसर ए, यहाँ पे भी ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।